हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप वे मेथड सीखते हैं जो कि आपके बुक्स के मेथड के आधार पर आधारित नहीं होते। सेल्फ मेड मेथड हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो एग्जाम है टीजीटी, पीईटी का, जेईई मेंस का, एनडीए का, आईआईटी का, उनको आप थोड़ा स्पीडली सोल्व करना सीख जाते हैं। जो भी आपके फैकल्टी मेंबर आपको टीच करते हैं वो नेट गेट क्वालिफाइड हैं और उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें अच्छी रैंक भी अचीव की है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और दो चीजें हम रन करते हैं, टेट सीरीज और फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर कोर्स, जैसे कि हम आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। तो उनकी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, दो चीजों पे हम काम करेंगे, मोनोटोनिसिटी पे, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा एंड मिनिमा, दो चीजों पर आज हम इस लेक्चर के में काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मोनोटोनिसिटी जो होती है, जो हमारे पास वर्ड आया मोनोटोनिक, तो इस वर्ड का जो मतलब है मोनोटोनिक का मतलब, ये हमारे पास किसी फंक्शन की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉमन वर्ड है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एक जो वर्ड है ह्यूमन बीइंग यानी कि मानवता को रिप्रेजेंट करना। इसी तरीके से फंक्शन के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ए फंक्शन एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर केवल इंक्रीजिंग है। दोनों में डिफरेंस है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक मैंने आपको बताया, ये फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की नेचर होती है। कुछ जगह क्वेश्चंस में, मतलब बुक्स के अंदर ये भी लिखा रहता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उस बात से आप कंफ्यूज मत होइए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब मोनोटोनिक से सीधा सीधा नहीं है, मतलब ये कॉमन वर्ड है मोनोटोनिक होना। तो मोनोटोनिक हमारे पास नेचर हुई फंक्शन की, जिसके हिसाब से वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। अब आप देखिए किस तरीके से निकालेंगे। जब फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है, तो फंक्शन वैल्यू क्या कहती है, एफ ऑफ x1, अगर x1 छोटा है x2 से तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो यहाँ आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का जब टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे, तो टेंजेंट का स्लोप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा। तो एक्यूट रहेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पुट की जाती है। लेकिन कई बुक्स के अंदर, अच्छा चलो आप इसको देखिए पहले, जब मेरा फंक्शन कहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, इस फंक्शन को जो इस तरीके से मूव कर रहा है, इस फंक्शन को बोलते हैं आप इंक्रीजिंग। ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप x1 और x2 यहाँ लेते हैं और यहाँ पे x1 x2 लेते हैं इन पॉइंट्स को, तो यहाँ पे अगर x1 छोटा है x2 से, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, यानी कि ये वैल्यू इससे छोटी भी हो सकती है या इसके बराबर भी हो सकती है। ये पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन मेरा कांस्टेंट हो रहा है बीच में। तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव बनाएंगे, तो डेरिवेटिव जब फंक्शन मेरे पास आएगा, सॉरी, जब इस पर आप स्लोप बनाएंगे, इस ग्राफ के ऊपर जब आप टेंजेंट बनाएंगे, तो टेंजेंट के जो स्लोप आएंगे या तो वो 0 होगा यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये बातें जो मैं आपको कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूँ, ये बुक्स में बहुत ही अपसर्ड फेस में दी गई है, यानी कि इसका न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो थोड़ी सी कम दी गई है। आप इसको समझिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, तब ये x की वैल्यू जो हमारे पास है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज फाइनाइट आती है या फिर इनफाइनाइट आती है। यहाँ एक डिफरेंस है। किताब के अंदर आपको ये देगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव केवल इंक्रीजिंग के लिए, अगर इंक्रीजिंग दिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन दी जाती है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये कंडीशन दोनों अपने आप में इनकम्प्लीट है और मोस्टली बुक में, एनसीईआरटी में भी यही कंडीशंस दी गई हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से स्टडी करें। आज के लेक्चर में स्पेशल लेक्चर है आज का आपके लिए। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, जो कंडीशन मेरे पास है कि ये जब फंक्शन में
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा तो उसके लिए कंडीशंस मेरे पास f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। मतलब ये जो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है ये इसी कंडीशन का एक पार्ट है। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन के आंसर में भी मिस्टेक दिखाई देगी कि आपने क्वेश्चन इससे किया और उसने ओपन इंटरवल लिया फिर या क्लोज इंटरवल लिया। ये बेसिक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी है और जगह भी है किताबों के अंदर। तो अब आपको यहां देखना है कि आपकी जो इक्वलिटी होल्ड हुई है, यहाँ पे जो इक्वलिटी होल्ड हुई है ये x की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए हुई है। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए हुई है तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और अगर फंक्शन के अंदर ये जो इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x हैं, आप ध्यान से सुनिए, मैं x की वैल्यू नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इक्वलिटी होल्ड, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास ऐसी हैं इस इंटरवल में जहां पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए इक्वलिटी होल्ड होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर कंसेप्ट बुक्स में गलत दिया है, लेकिन जो नेटवर्क गेट लेवल की बुक्स हैं उनमें ये कंसेप्ट फॉरेन ऑथर की बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज किस तरीके से कहां कहां होल्ड होती है। तो आप एक ग्राफ देखिए, यहां पे जब आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं, अगर वे पॉइंट हमारे पास हैं तो यही हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये ग्राफ अक्सर कंफ्यूजन में रहता है और इंटरव्यू में भी ये चीज पूछी जाती है आपसे कि y इक्वल टू जो एक्स क्यूब है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। अब आप क्या करते हैं, देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है, अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और आप कहते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब जो बुक की कंडीशन है, बुक की कंडीशन के हिसाब से आप क्या कहते हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस आप क्या पढ़ते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन इक्वलिटी वाला कंसेप्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है, आप ध्यान रखिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इक्वलिटी होल्ड हुई है वो केवल x इक्वल टू 0 के लिए हुई है। इसके कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ वैल्यूज ऑफ x हुई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी हुई, जिसके लिए इक्वलिटी होल्ड होगी वो केवल एक है, वो कौन सी है, 0। आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे कहलाएगा, जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से वे पॉइंट आते हैं जहां पे फंक्शन हमारे पास मैक्सिमा को या मिनिमा को होल्ड करता है, और इनको अगर दोनों को नहीं होल्ड करता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर डबल डेरिवेटिव आपने निकाला तो 6x आया। अब आपने ये वैल्यू x बराबर 0 यहां पुट कर दी तो f डबल डैश x की जो वैल्यू हुई वो 0 हुई। अब जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 हो गई, और इसका हमने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला। जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो मेरे पास आता है उससे ही पता लगता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास ओड ऑर्डर का, सॉरी ये ट्रिपल डेरिवेटिव होगा, अगर ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव, अगले कंसेप्ट में यही पढ़ने वाले हैं, ओड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मेरे पास नॉन जीरो आ रहा है, ये मेरे पास 0 नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरे पास बनते हैं। अगर इवन नंबर का डेरिवेटिव, सेकंड नंबर का, फोर्थ नंबर का डेरिवेटिव मेरे पास पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अगले लेक्चर में। आज हमारा जो मोटिव है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली क्या कंसेप्ट होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब आपने क्या किया कि थर्ड डेरिवेटिव इसका नॉन जीरो हुआ, तो थर्ड डेरिवेटिव जहां पे ओड नंबर का डेरिवेटिव नॉन जीरो होता है दैट इज कॉल्ड, वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा।
तो अब आपको स्ट्रिक्टली, अब ये फंक्शन मेरा क्या है, आप देखिए कहीं पे भी कोई भी x1 x2 ले लीजिए। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 छोटा होगा f ऑफ x2 से। ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है। और यहाँ पे वो कभी भी, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे कभी भी वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करता। लेकिन डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट पे जाके ये डेरिवेटिव में इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है, इक्वलिटी का, ये यहाँ इंक्लूड हो गया फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x और इनफाइनाइट। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब यहां पे इस ग्राफ में आप देखिए, कोई भी इस लाइन के ऊपर आप कोई भी x1 x2 लेंगे तो कहीं भी फंक्शनल वैल्यूज जो आपके पास आएंगी f ऑफ x1 हमेशा f ऑफ x2 से छोटी आएंगी। तो ग्राफ के हिसाब से, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देता हूं तो ये फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन डेरिवेटिव के कंसेप्ट का जो आप हिसाब सीखते हैं, जो कंसेप्ट आप सीखते हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आपने देखना है कि इक्वलिटी कितनी फाइन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए होल्ड कर रही है, एक के लिए। तो मैंने आपको मैथमेटिकली भी दिखा दिया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं। जियोमेट्रिकली जो मेरी अप्रोच है कैलकुलस को सोल्व करने की, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उससे भी मैंने आपको दिखा दिया, बेसिक डेफिनेशन से भी आपको सिखा दिया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर कर्व मेरा जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है तो यहां पे ये कर्व टेंजेंट से, जब इस पॉइंट से गो थ्रू होगा मेरा कर्व 0 से, देखिए जब इस पॉइंट से मेरा फंक्शन गो थ्रू होगा 0 से, तो इसमें ये कनकेव अप से कनकेव डाउन में, कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज होता है। कनकेव डाउन क्या होता है, जब टेंजेंट से हमारा ग्राफ इस रीजन में x की इन वैल्यूज के लिए हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो टेंजेंट से नीचे लाई कर रहा है सारा, और यहाँ टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट बना लें। इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन 0 के लिए फंक्शन मेरा कनकेव डाउन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा फंक्शन कनकेव अप है, क्योंकि टेंजेंट से ऊपर है। तो जहां फंक्शन की नेचर बदलती है, जिस पॉइंट से गो थ्रू होने से टेंजेंट के कर्व नीचे है या ऊपर है, वो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूं इसमें, कि अगर हम x बराबर 0 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो y माइनस y1 इक्वल टू m। इसका जो m है वो कितना आया यहाँ पे, x इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव x बराबर 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओरिजिन पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन देखना चाहता हूं, तो y बराबर 0 हो गई, और y बराबर 0 क्या है, x एक्सिस है। तो ये लास्ट वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था, आप वो देख सकते हैं टेरा मैथमेटिक्स पे यूट्यूब चैनल पे जाके, कि यहाँ पे x एक्सिस टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कर्व उसके एक ही तरफ रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए कि ये जो लाइन मेरे पास है ये टेंजेंट का रोल प्ले कर रही है और कर्व को एक पॉइंट पे कट कर रही है। कट तो एक पॉइंट पे कर रही है, यहाँ भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन यहाँ कर्व से एक तरफ है, वो ऊपर है या फिर नीचे है, लेकिन यहाँ पे कर्व को कट करते हुए जाते। लेकिन वो हर एक लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे कट करे, जैसे मैं एक लाइन बना दूं यहाँ पे ऐसे, ये लाइन बनाई मैंने ऐसे, तो ये टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि ये लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कोड नहीं है। आप देखें ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोड की लिमिटिंग पोजीशन ये बनती है टेंजेंट, ये हमारी कोड है, जब इनको छोटा करते जाएंगे तो एक छोटी सी टेंजेंट आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखाई देगी, कर्व के इस पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, ये जो मेरा कर्व है यहां देखना है कि इस टेंजेंट पे, जो टेंजेंट मेरी होती है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोर्स होती है, तो ये लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोर्स बन रही है, नहीं बन रही है। लेकिन ये लाइन लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोर्स नहीं बन रही है, ये सीकेंट नहीं बन रही है, इसलिए ये हमारी टेंजेंट नहीं है, ये लाइन टेंजेंट नहीं है।
लेकिन ये लाइन मेरी टेंजेंट, एक्स एक्सिस मेरी लाइन टेंजेंट का वर्क करेगी। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि टेंजेंट इस पॉइंट से गो थ्रू हुई, तो टेंजेंट यहां से चेंज होती हुई गई और यहां भी चेंज होती हुई गई, लेकिन यहां पे एक्स एक्सिस हमारी टेंजेंट बन गई। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के सारे केस बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की या डिक्रीजिंग की। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मेरा एक तो ये कहलाएगा और एक फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला। बुक्स में जो फिगर दी जाती है वो अधिकतर जो बुक्स होती है वो इस कर्व को दिखाती है, इस कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करती, जबकि करना चाहिए 11th-12th के लेवल पे। तो यहां पे भी आपका क्या है, कंडीशन क्या कहती है, डिक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। x1 अगर x2 से छोटा है तो फंक्शन को ऑपरेट करने से हमारे पास फंक्शनल वैल्यू छोटी वैल्यू पे बड़ी आनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ कह रहे हैं ये x1 है ये x2 है, तो ये x1 x2 से छोटा है, लेकिन फंक्शनल वैल्यूज जो है मेरे पास ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। यानी कि क्या हुआ, फंक्शन को ऑपरेट करने से, इस फंक्शन को ऑपरेट करने से हमारे पास f को ऑपरेट करने से जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, देखिए ध्यान से, तो फंक्शन को ऑपरेट करने से हमारे पास इनइक्वालिटी सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी आपकी बदल गई, यहाँ पे क्या रही, सेम रही। ये हमने पहला केस आपको भी समझाया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। इस बेसिक डेफिनेशन को जरूर याद रखें, तभी आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं इस टॉपिक के। अब खाली डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, खाली डिक्रीजिंग का मतलब है कि अगर x1 x2 से छोटा होगा तो फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी f ऑफ x2 से। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब आपका फंक्शन कहीं बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जैसा कि कहा हुआ इस फेज में हुआ, यहाँ पे जो भी आप x1 x2 लेंगे ये इक्वलिटी ये होल्ड कर जाएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए। मैं बार बार इस चीज के ऊपर पॉइंट नोट कर रहा हूं कि ये पॉइंट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया है ये y इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी, सेम उसी तरीके से ये लाइन एक्स एक्सिस हमारी टेंजेंट बन जाएगी इस कर्व पे। तो इंटरव्यू में ये बात आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट कैसे बन रहे हैं, इनफाइनाइट बन रहे हैं। तो अब आपको डेरिवेटिव की कंडीशन पे आना है। तो सेम डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जब आप यहाँ किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा। और ऑब्ट्यूस आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी, बुक में यही लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली असली डेफिनेशन क्या है, हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 एंड इक्वलिटी होल्ड। पूरी कंडीशन में आपको लिख के दिखाता हूं, आप भी जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ये चीज स्पेशली टीच किया करें इस तरीके से, इक्वलिटी होल्ड फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अब यहां पे भी क्या होगा, जब भी आप कोई टेंजेंट बनाएंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, तो स्लोप मेरे पास नेगेटिव आएगा। तो f डैश x, यहां भी कंडीशन में f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 लिखता हूं। अब यहां क्या करना है, आपको इक्वलिटी देखनी है, ये इक्वलिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये आप सीख जाते हैं। तो ये कंसेप्ट जो मेरा था आज का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा की। अब आगे मूव होने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि एक तो हम 6 मंथ की टेस्ट सीरीज रन कराते हैं किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए। आप फुल ईयर में कभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि बैचेस वाइज चलती है,
आप जहां से अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर शुरू से रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको बैच में एंट्री बीच में लेने से प्रॉब्लम आएगी। दूसरे नंबर पे जो कोर्स हमारा होता है वीडियो लेक्चर कोर्स, जैसा जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसी तरह के हर टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं 6 से 8 वीडियो लेक्चर होते हैं एक टॉपिक के, जिसमें इसी तरीके से आपको चीजों को क्रिटिसाइज कराया जाता है, आपको एनालिसिस कराया जाता है। जैसा आप रियल एनालिसिस में सभी चीजों का एनालिसिस करते हैं, इसी तरीके से चीजों को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके लिए डेमो लेक्चर ये आपके सामने है। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं हर टॉपिक के हिसाब से तो टेरा मैथमेटिक्स के आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए टेरा मैथमेटिक्स, तो वहां पे 30 वीडियोस अपलोडेड हैं पहले ही, आप उनको एज ए डेमो देख सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको लेक्चर देखना है जिस टॉपिक का वो आपको अवेलेबल होगा कि किस टॉपिक के अंदर क्या कंटेंट हमने आपको टीच किया है, क्या वो बुकिश है या उसमें कोई डिफरेंस है या कोई नया कॉन्सेप्ट है। नंबर 3, आपको टेट सीरीज और वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों कोर्स करने हैं तो ये भी अवेलेबल रहता है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप करके। अब हम अपने टारगेट की तरफ चलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, ये आसान है। बस इसमें एक ही बात परेशान करती है कि जहां पे मेरा कर्व, हम कर्व अक्सर इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन आपको स्टडी करनी है इस तरीके कर्व की कि यहाँ ऐसा भी पॉइंट है जिसपे नॉन डिफरेंशियबिलिटी रहती है। तो अधिकतर हम क्या सीखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर y इक्वल टू एफ एक्स मुझे दिया गया है कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करूं, x की वैल्यूज निकालूं, x1, x2, x3, x4 जो भी आती है, फिर मैं क्या करता हूं डबल डेरिवेटिव निकालता हूं d2y अपॉन dx2, जो वैल्यूज मेरे पास आती है यहाँ पे चेक कर लेता हूं। अगर यहाँ पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, तो ये पॉइंट ऑफ 12th के मेथड तक ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का रोल प्ले करता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये बात आपको क्लियर हुई? 11th-12th लेवल पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर 0 हो जाता है, अगर डबल डेरिवेटिव मेरा 0 हो जाता है, तो एक कंडीशन तो बनती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, उसमें फिर ट्रिपल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, तीसरा भी 0 आया था तो फिर चौथा देखना पड़ेगा, चौथा फेल हो जाता फिर पांचवा देखना पड़ेगा। वो मेथड मैं आपको बताता हूं, अभी लास्ट में बताया था मैंने आपको। इवन नंबर का डेरिवेटिव जब भी प्लस माइनस आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होल्ड करेंगे। और ओड नंबर का डेरिवेटिव जब लास्ट में जाके 0 हो जाएगा, सॉरी नॉन जीरो होगा, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, ये तो आपको देखना ही है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए देखिए जो सारे पॉइंट मेरे पास हैं, ये जितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है, ये पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पे टेंजेंट, देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं, जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को 0 तभी रखते हैं कि हमारी टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कौन कौन से पॉइंट पे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पे ऑब्टेड हो रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है एक्स का, ये x1 की, ये x की x1 वैल्यू ऐसी है जिसपे dy by dx डिफाइंड नहीं है, dy by dx इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अगर ग्राफ मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मेरा जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। तो आप इस कंसेप्ट को थोड़ा इंप्रूव करें कि हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वो पॉइंट होता है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और नॉट डिफाइंड, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाए 0 हो जाए, या फिर वो डिफाइंड ना हो, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, अदरवाइज वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी इंटरव्यू में इस बात को पूछा जाता है तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, और एक वर्ड आपके पास आएगा लोकल, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए ग्लोबल का मतलब है कि जितनी सारी वैल्यू छोटी बड़ी आ रही है, जैसे मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं, ये वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं इस तरीके से, तो ये वैल्यू छोटी है और ये यहां ले आता हूं।
एक ये वैल्यू आ रही है, ये थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, एक ये वैल्यू आ रही है, ये एफ ऑफ C1 है, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C3, जहां जहां फंक्शन मेरा मैक्सिमम मिनिमा होल्ड कर रहा है, और ये मेरा इंटरवल है ए बी जिसका फंक्शन डिफाइंड है। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, जितने भी हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने से या उसके डिफाइंड ना होने से जो वैल्यूज आई हैं वे सारी वैल्यूज, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो लास्ट की वैल्यूज होती हैं। मान लिया फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ है आपका इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे आपका हमारे पास क्या रहेगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो ये जो सारे पॉइंट बीच वाले आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। जो भी इस इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही है, जिन पॉइंट पे फंक्शन मेरा मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, इसको हम कहेंगे लोकल। और ग्लोबल का मतलब है कि फंक्शनल वैल्यू को ऐड करके और जिन पॉइंट पे आपने मैक्सिमम मिनिमा निकाला है उनमें से, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब जो सारे में से है, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा यहां से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। वो ये वैल्यू भी हो सकती है। तो हम खाली ये नहीं कहेंगे कि जिन पॉइंट को हमने डिवाइड बाई dx को जीरो रख के इसको हमने जीरो किया था, या ये जिन पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड था, केवल वही पॉइंट हमारे ऐसे होंगे जो कि मैक्सिमम मिनिमा को होल्ड करेंगे। नहीं, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको फंक्शनल वैल्यू, ध्यान दीजिए, फंक्शनल वैल्यू को भी साथ में कंटेन करके चलना है। और ये मिडिल वैल्यू जो आएंगी ये हमारी लोकल है, इन सब में सबसे बड़ा ग्लोबल है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा, और ये बहुत ही कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इंटरव्यू की दृष्टि से भी, चाहे आपका IIT-JEM का एग्जाम हो, चाहे आपका TGT का एग्जाम हो, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो। ये पॉइंट सभी जगह कैंडिडेट्स को परेशान करते हैं। तो आज का लेक्चर यही फिनिश होता है हमारा। आपने इतना सारा समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।